बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो बेटा जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायो कहते हैं लाइफ को। तो लाइफ के कंपोनेंट्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लाइफ को बनाने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, उनको कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो आज हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहली जो डेफिनेशन इसमें से इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि केमिकल कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको डील करती है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। इसके अलावा आपने इस पैराग्राफ में से कुछ नहीं करना। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो क्लासिफिकेशन करते हैं इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें चार चीज़ें हैं: कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अमंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आती हैं। तो हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की दो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये टेबल बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि केमिकल कॉम्पोजिशन एक बैक्टीरियल सेल की है और एक मैमल्स की है, लाइक ह्यूमन है या एनिमल है, कोई भी है, मेमेलियंस की है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है, जो कि मेजर होता है हर ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में भी और ह्यूमन में भी, वो होता है 70%। ये यहाँ पे मिस्टेक है जी, ये 17% नहीं होता। ये मैमल्स में भी 70% होता है और बैक्टीरिया में भी 70% होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा जी, ये प्रोटीन्स बैक्टीरिया में 15% होती हैं, मैमल्स में 18% होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3-4 होते हैं, लिपिड्स 2-3 है, डीएनए 1 एंड 0.25 यानी कि 1/4 है, आरएनए जो है वो 6 और 1.1 है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो 2% है और इनऑर्गेनिक 1% है। बेटा जी, तो तीन चीज़ें इक्वल होती हैं बैक्टीरिया में भी और मैमल में भी: वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक आइंस वगैरह। ये तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, बाकी डिफ़र करती हैं। आरएनए जो होता है वो बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है और डीएनए भी बैक्टीरिया में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेमेलियन सेल। बाकी सारी चीज़ें मेमेलियन सेल में ज़्यादा होती हैं और बैक्टीरिया में कम होती हैं। नेक्स्ट जो है बेटा जी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट तीन डेफिनेशंस हैं। एक है मेटाबॉलिज्म की और दो उसकी टाइप्स की, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एक्चुअली। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मेटाबॉलिज्म की टर्म जब यूज़ की जाती है तो क्या होता है जी मेटाबॉलिज्म। तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग, बस ये है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अक्कर हो रहे हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन विद इन द सेल आर कोलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसकी टाइप्स जो हैं वो दो होती हैं, एक एनाबॉलिक रिएक्शन और एक कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एनाबॉलिक सबसे हम पहले पढ़ते हैं। एनाबॉलिक में क्या होता है जी, कि छोटी चीज़ें, स्मॉलर थिंग्स मिलती हैं आपस में और एक बड़ी चीज़ बना देती हैं, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब बेटा जी, छोटी चीज़ों को मिलाने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होती है ताकि उनका बॉन्ड बन सके, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा जो होती है वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने लगा हूँ। जो एनाबॉलिक रिएक्शन है उनको एंडोथर्मिक कहते हैं। तो कैटाबॉलिक इसका रिवर्स होगा एक्सोथर्मिक। और कैटाबॉलिक होगा क्या? कैटाबॉलिक ये होता है कि जिसमें लार्जर सब्सटेंसेस मिलती हैं, लार्जर सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है और स्मॉलर थिंग्स बन जाती हैं। Those reactions in which simpler substances are combined to form a complex substances are called anabolic reactions. Anabolic reactions need energy, एंडोथर्मिक होते हैं।
Energy is released by the breakdown of a complex molecules into simpler ones. Such reactions are called catabolic reaction. इन रिएक्शन को कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा जी दो डिफरेंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद बेटा जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन देखते हैं जी कि कार्बन एक्चुअली हर जगह पे पाया जाता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी बात, ये कैटिनेशन शो करता है। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ठीक है जी। इसके अलावा जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये बॉन्ड बनाता है, लाइक CH बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से CO बॉन्ड होता है इसका कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ग्लाइकोलिटिक लिंकेज होता है। CN बॉन्ड होता है इनका अमीनो एसिड्स के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पूरी करता है वो भी कार्बन ही है। तो पढ़ते हैं जी। कार्बन इज़ द बेसिक element of organic compounds. Due to its unique properties, carbon occupies the central position in the skeleton of life. कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। और दूसरी बात, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट कैन रिएक्ट विद द मैनी अदर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी। When carbon atom combine with the other 4 atoms or radicals, the 4 bonds are arranged symmetrically in a tetrahedron and result to give a stable configuration. Tetrahedron कहते हैं चूँकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये एक अगर 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एक 4 कोनों वाला, 4 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर बनेगा जिसको टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। The stability associated with the tetravalency of the carbon atom makes it a favorable element for the synthesis of the complicated cellular structures. कार्बन एटम्स के अलावा क्या करता है, कार्बन एटम्स कैन आल्सो फॉर्म अ म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल। ये तीनों तरह की ब्रांचिंग कर सकता है। एक तो स्ट्रेट चेन बना सकता है, दूसरा है ये ब्रांच बना सकता है, और तीसरा ये क्लोज्ड रिंग बना सकता है। ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड चेन हो सकती हैं, या फिर रिंग्ड हो सकती हैं। दिस एबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म अ स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये स्केलेटन है उनका। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ के तौर पर आता होता है। ये देखें जी, ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की कोई ब्रांचिंग नहीं है, और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन के साथ 4 कार्बन ब्रांचेज लगी हुई हैं। तो ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर। और रिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, जस्ट लाइक एक रिंग बनाई हुई है कार्बन कार्बन ने मिल के। अच्छा जी। इसके बाद जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, इसमें से लॉन्ग तो आता ही आता है। कार्बन मोस्ट कॉमनली किन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है, दैट आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अच्छा जी। तो ये कार्बन का जब हाइड्रोजन के साथ बेटा जी बॉन्ड बनता है, तो ये होता है एक्चुअली सेलुलर एक्टिविटी, हमारी रेस्पिरेशन जो होती है एक्चुअली वो यही होती है कि हम CH बॉन्ड ना हो तो हमें ATP ना मिले। तो एक्चुअली ये है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड होता है, जब वो ब्रेक करता है तो तभी डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, पायरुवेट ऑक्सीडेशन के ज़रिए, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 4 प्रोसेस होते हैं। तो उसके बाद ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्चुअली हमें वहाँ से ATP मिल जाती है। तो कार्बन हाइड्रोजन इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर अ सेलुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है, ग्लाइकोलिटिक बॉन्ड में होता है। और ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं उनको स्टेबल करके रखता है, क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल होता है। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन अ ग्लाइकोलिटिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। बेटा जी इसके बाद जो है वो है कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो तब क्या होता है, एक्चुअली देखें जी कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलता है अमाइनो एसिड्स के अंदर। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से अटैच होते हैं तो वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। और प्रोटीन आपको पता है 50% ऑफ द ड्राई सेल वेट होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन का और सेल के ऑर्गेनेलिज की सेल मेम्ब्रेन का। कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद द nitrogen in amino acid linkage to form a peptide bond and forms protein, which are very important due to their diversity in structure and functions. Large organic molecules
आगे हम पढ़ते हैं जी, दो मॉलिक्यूल की टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक को कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली एम के बाद एक में ए आता है और एक में आई आता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को और माइक्रो हम कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स को। तो बेटा जी, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सेलुलोज आ जाती है, फैट्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स आ जाते हैं, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, एक्चुअली पॉलीमर्स होते हैं। और माइक्रो में क्या आएंगे, जो इनके मोनोमर्स होंगे, मतलब जब ये टूटते हैं, लाइक कोई भी पॉलीसैकेराइड टूटेगा तो उससे मोनोसैकेराइड बनेगा। इस तरह से फैट टूटेगा तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है। तो वो जो बड़े मॉलिक्यूल हैं दैट आर एक्चुअली मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं एक्चुअली वो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। एक तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि बहुत बड़ा इनका साइज होता है तो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो इसके रिवर्स में देखा जाए तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्योंकि छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। हेंस दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते इसलिए सेल की स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। दे ऑल्सो सर्व एज अ स्टोरेज फॉर अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल इनके अंदर होते हैं, एक्चुअली स्टोर हुए होते हैं, कि जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो वो मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं, विच इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। Small molecules such as glucose, amino acids, fatty acids serve either as a source of energy or a subunit to build macromolecules। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, या तो हमें एनर्जी डायरेक्ट उनसे लेनी होती है, और या फिर जब वो मिलते हैं आपस में तो एक बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स are so unstable that they are immediately broken down to release energy in the form of ATP. ATP is the energy currency of the cell, और A stand for adenosine, T stand for tri और P stand for phosphate, adenosine triphosphate। Such substances serve as the immediate source of energy for cellular metabolism। तो ये भी important MCQ है कि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से भी ATP जो है वो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें।